हेलो स्टूडेंट्स। सो हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लांट्स में होता है, और इसके साथ साथ हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के लिए कौन कौन से वेस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें दो टाइप के वेस्कुलर टिश्यू थे, एक था जाइलम, दूसरा था फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि जो जाइलम है उसमें जो वाटर का कंडक्शन होता है उसको फैसिलिटेट कौन करता है, तो उसको फैसिलिटेट करने वाला जो है वो है ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, साथ के साथ हमने देखा था कि ट्रांसपिरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था लाइट, टेम्परेचर, और उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, एंड उसके साथ साथ हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है। तो ट्रांसपिरेशन में हमने कितने टाइप के पढ़े थे? तीन टाइप के पढ़े थे। एक था क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो है वो क्यूटिकल लेयर के थ्रू होता है, और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो लेंटी सेल्स के थ्रू होता है, और जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन था वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये था हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ओके, नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो ट्रांसपोर्ट एनिमल्स में कई सारी चीज़ें जैसे अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, अब वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब तो हो गए, लेकिन अब्जॉर्प्शन के बाद उन्हें उनके टारगेट सेल तक कौन पहुंचाता है, वहाँ पे उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो अगर देखा जाए तो एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो एक विस्कस फ्लूइड, राइट, एक फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और उस फ्लूइड को हम उस ट्रांसपोर्टेशन वाया दैट फ्लूइड दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक पूरा सिस्टम बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। अब एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो सर्कुलेशन है, जो फ्लूइड सर्कुलेट होता है, वो जो है डायरेक्ट टिश्यूज सेल्स के कांटेक्ट में रहता है। कोई भी वेजल्स या फिर कोई भी पाइप्स उसके थ्रू नहीं जाता है। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो डायरेक्ट सेल्स के कांटेक्ट में रहता है। तो टिश्यू इज डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद फ्लूइड इज डायरेक्ट इन कांटेक्ट विद टिश्यू। उसके साथ जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ज़्यादातर लोअर एनिमल्स में होता है। जो भी लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो भी हायर एनिमल्स जो होते हैं, हायर एनिमल्स जैसे कि नॉर्मली एनिमल्स जो हम देखते हैं काउ एंड ऑल दैट, उसके साथ साथ हम ह्यूमन बींग्स, मेन एग्जांपल देते हैं हम ह्यूमन बींग्स। तो हमें क्या होता है, ये जो ब्लड होता है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, ये एक कन्फाइंड एरिया में रहता है। ये एक ब्लड वेसल में पैक्ड रहता है। ठीक है, ये ऐसे ही किसी भी टिश्यूज़ या सेल्स के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है, ये एक पर्टिकुलर वेसल में फ्लो करता है। फ्लो इन
वेसल। ओके, तो ये हो गया क्लोज्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ओके, अब ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में किस तरीके से ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वही है विस्कस फ्लूइड दैट इज नोन एज, और यू कैन से एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसे हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, दैट इज बाय ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये दो चीज़ों से बना होता है, कुछ चीज़ों से बना होता है, जैसे कि ब्लड वेजल्स एंड हार्ट। ब्लड वेजल्स एंड हार्ट। ओके, सबसे पहले हम फोकस करते हैं किस पे, ब्लड पे। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम 3 पार्ट्स का बना होता है, ब्लड वेसल एंड हार्ट। सबसे पहले हम फोकस करते हैं ब्लड पे कि ब्लड होता क्या है। ब्लड इज ए विस्कस फ्लूइड, रेड विस्कस फ्लूइड, रेड विस्कस फ्लूइड। तो जो हमारी बॉडी में जो रेड कलर का फ्लूइड होता है, ब्लड, आप सबको पता है कि ब्लड होता क्या है, ठीक है। तो ब्लड क्या है, एक रेड विस्कस फ्लूइड है। अब ब्लड के कंपोनेंट्स, ये मेन इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ब्लड का कंपोजिशन हम देखें तो फिर ये 3 पार्ट से बना होता है, एक है प्लाज्मा एंड कार्पोसल्स एंड प्लेटलेट। प्लाज्मा, कार्पोसल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, प्लाज्मा, कार्पोसल्स एंड प्लेटलेट्स। कार्पोसल्स में फिर 2 टाइप के आते हैं, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ओके, तो इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे जाके। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में एक और बार रिवीजन हो जाए कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो एनिमल्स में होता है दैट इज बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो डायरेक्ट टिश्यूज और सेल्स के कांटेक्ट में रहता है, वेयर एज जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो एक वेजल्स के बीच में होता है, वो कभी भी टिश्यू और सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस की अगर हमने बात की तो एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू बॉडी में, हमारी ह्यूमंस की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं और भी दूसरे वेस्ट सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो 3 पार्ट से बना होता है, ब्लड वेसल एंड हार्ट। जो ब्लड है वो रेड विस्कस फ्लूइड है, उसके साथ साथ ये किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ब्लड 3 पार्ट्स का बना होता है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है प्लाज्मा, कॉर्पसल एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है, कॉर्पसल सेल्स हैं जो प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं, प्लेटलेट्स भी सेल्स हैं जो प्लाज्मा में फ्लोट करती हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा क्या है, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पार्ट है ब्लड का, जो फ्लूइड पार्ट है जिसमें सारे सेल्स फ्लो करते हैं वो क्या है, प्लाज्मा।
liquid part of blood. ओके, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. अब इसके साथ साथ ये 90 to 91% वाटर से बना हुआ होता है. वाटर इसमें प्रेजेंट होता है. सो कंसिस्ट ऑफ 90 to 91% of water and 3 to 7% जो है वो किसका क्या प्रेजेंट रहता है, वो होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. 3 to 7% inorganic substances and 2 to 3% of proteins, plasma proteins. ओके, सो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट है. अगर इसकी कंपोजिशन हम देखें तो 90 to 91% इसमें वाटर होता है. 3 to 7% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं एंड 2 to 3% जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं. अब इसके साथ साथ ये किस में हेल्प करता है, इसमें जो प्लाज्मा जो है वो जो लिक्विड पार्ट है इसमें कार्पसूल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो फ्लोट करती हैं. अब इसका फंक्शन क्या है, ये मेनली किस में हेल्प करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन. इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, साथ के साथ जो भी सब्सटेंसेस होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है. जैसे कि ये किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस. उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, these are transported by plasma. तो यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ब्लड का लिक्विड पार्ट है. 90 to 91% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है. 2 to 7% इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं एंड उसके साथ साथ 2 to 3% इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है. ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है जैसे कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सर्टेन इम्प्योरिटीज़. राइट, तो उनको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स तक और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है किडनी तक. तो ये तो हो गया प्लाज्मा के बारे में. नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी कार्पसेल्स के बारे में. ओके, सो कमिंग टू कार्पसेल्स. कार्पसेल्स एक्चुअली ब्लड के सेल्स होते हैं. इन्हें कार्पसेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ही वो एक ऐसे सेल्स हैं जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया है, कार्पसेल्स. अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी. सो ए इज आरबीसी. आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल्स. ओके, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड cells. Name itself indicate these are the red colored blood cells. They are also known as erythrocytes. इन्हें हम क्या कहते हैं,
एरिथ्रोसाइट्स भी इन्हें कहा जाता है. So RBC are the red blood cells of the blood and they are also known as erythrocytes. Their main function is to transport oxygen. To transport oxygen. Now, red blood cells contain red colored pigment known as hemoglobin. हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और कैरी करता है जहाँ पे भी उसे जाना होता है, जिस भी सेल्स पे उसे जाना होता है. सो इट कंटेन red colored pigment called hemoglobin, which bind ऑक्सीजन. ओके. सो एंड साथ के साथ ये जो आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो भी इसी पिगमेंट की वजह से होता है. एंड इनकी जो लाइफ स्पैन है वो है 120 डेज. लाइफ स्पैन इज 120 डेज. ठीक है. एंड साथ के साथ अब लाइफ स्पैन तो 120 डेज है, लेकिन बाद में जब ये मैच्योर हो जाती हैं, जब ये डीजनरेट हो जाती हैं, तो ये कहाँ पे चली जाती है? स्प्लीन में. तो स्प्लीन को यहाँ पे क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ओके. एंड इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो अमाउंट में आरबीसी प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज द कंटेंट ऑफ आरबीसी इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आरबीसी का कंटेंट देखें तो दैट शुड बी अराउंड 45 to 55 lakh per cubic mm. So content of RBC is 45 to 55 lakh per cubic mm. ओके. ये इसका कंटेंट कितना होना चाहिए? 45 to 55 लाख पर क्यूबिक mm. आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. तो यहाँ पे हमने आरबीसी के बारे में क्या पढ़ा था? आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स. नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट इज रेड इन कलर. एंड इसका दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स. उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. ये आरबीसी में एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, और यही हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके कैरी करता है. उसके साथ साथ इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है. एंड इसका जो कंटेंट है आरबीसी का कंटेंट, दैट इज 45 to 55 लाख पर क्यूबिक mm. अब इसमें एक और बात है कि जो आरबीसी है, ओके, हाँ, ये जो आरबीसी है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हमारे रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? डब्ल्यूबीसी की. ओके. डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स. ओके. नाउ डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल्स. नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट इज वाइट इन कलर. ये जो इन्हें क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स. सो दे आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स. ओके. इनका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स. अब
इसमें इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है. दे आर आल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. वाई? बिकॉज ये इन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी इन्फेक्शन से या फिर इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं बैक्टीरिया, उनसे फाइट करने में हेल्प करता है. इट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस. इट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट diseases. ओके, नाउ इसका जो कंटेंट होना चाहिए, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का WBC का जो कंटेंट होना चाहिए, दैट इज 6,000 to 11,000 पर क्यूबिक mm. ठीक है, 6,000 to 11,000 पर क्यूबिक mm इसका कंटेंट होना चाहिए. और इसकी अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो दैट इज 13 to 20 डेज. 13 to 20 डेज. ओके, नाउ ये किस तरीके से डिसीजेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं. तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है तो ये WBC जो है वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस की हेल्प से, फैगोसाइटोसिस का मतलब है एनगल्फिंग द सब्सटेंसेस ऑफ फॉरेन पार्टिकल. तो ये क्या करते हैं, उस फॉरेन पार्टिकल्स को, उस बैक्टीरियाज को एनगल्फ कर लेते हैं और उसे किल कर देते हैं, वहीं की वहीं उसे ख़त्म कर देते हैं. तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी को फाइट डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं. राइट, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स. एंड दे आर आल्सो, उनका एक और नाम क्या है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी. और इस साथ के साथ हमें फाइट के अगेंस्ट डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं. अब इसके बाद अगर हम बात करें WBC के बारे में कि ये किन किन चीज़ों से बना होता है, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ WBC. WBC हैज़ 5 टाइप्स. वन इज lymphocytes, monocytes, neutrophils, basophils, and eosinophils. ओके, लिम्फोसाइट्स जो है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है. और जो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इजनोफिल्स हैं, हमारी बॉडी में ब्लड में जो बैलेंस है, एसिडिक या फिर बेसिक क्या है, उसके बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो ये हो गया WBC. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की. ओके, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स. दे आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. एंड प्लेटलेट्स जो है, इनका मेन फंक्शन क्या है, बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग क्रिएट करना, ब्लड क्लॉटिंग की हेल्प से ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना. प्रिवेंट ब्लड लॉस बाय ब्लड क्लॉटिंग. ओके, ये काफ़ी छोटे सेल्स होते हैं जो प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स. एंड ये किस में हेल्प करते हैं, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं. उसके साथ साथ अगर हम प्लेटलेट्स को देखें
तो जो इनका कंटेंट है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो इनका कंटेंट है, दैट शुड बी अराउंड 4.5 to 5.5 lakh per cubic mm. Their content is 4.5 to 5.5 lakh per cubic mm, and their lifespan is 7 days और 1 week. ओके, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं. इनका जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कंटेंट है, दैट शुड बी 4.5 to 5.5 लाख पर क्यूबिक mm एरिया. लाइफ स्पेन इज 7 days to 1 week, 7 days और 1 week, राइट. तो अगर इसके बाद हम देखते हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग, आखिर ये ब्लड क्लॉटिंग है क्या. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग है क्या. तो जब भी कोई भी इंजरी हो जाती है, किस तरीके से ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो हमारा ब्लड जो है वो हमारे स्किन के सरफेस पे क्लॉट फॉर्म कर देता है, राइट. तो वो क्लॉट फॉर्मेशन होता कैसे है, ये ब्लड प्लेटलेट्स उस क्लॉट फॉर्मेशन में किस तरीके से हेल्प करते हैं. तो अब हम देखेंगे, जब भी कोई इंजरी होती है हमारे हैंड में या फिर हमारे कोई भी बॉडी सरफेस पे, जब भी कोई इंजरी होती है, ये प्लेटलेट्स एक प्रोटीन रिलीज करती हैं जिसे कि हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन. और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कहीं ना कहीं जाके फाइब्रिन प्रोटीन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, ये कौन सा प्रोटीन रिलीज करती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन बाय प्लेटलेट्स. ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम क्या होता है, ये फाइब्रिन प्रोटीन को क्रिएट करता है. और फाइब्रिन प्रोटीन जो है सारे WBC, RBC सारे सेल्स को एंटेंगल कर लेती है, एक फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, एक नेटवर्क फॉर्म करती है और सबको उस नेटवर्क में एंटेंगल करके क्लॉट फॉर्म कर देती है, क्लम्प फॉर्म कर देती है. उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट. ठीक है, तो प्लेटलेट्स जो हैं वो किस तरीके से हेल्प करती हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी होती है, कोई भी कट होता है, तो प्लेटलेट्स जो हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं. और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो फाइब्रिन प्रोटीन को एक्टिवेट करके क्या करता है, एक नेटवर्क फॉर्म कर देता है. फाइब्रिन प्रोटीन रिलीज होती है और वो फाइब्रिन प्रोटीन एक नेटवर्क फॉर्म करती है जिसमें सारे RBC और WBC और सब्सटेंसेस जो हैं वो सारे ट्रैप हो जाते हैं, एंटेंगल हो जाते हैं और एक क्लॉट फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग. तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने देखा था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कितने टाइप के हैं, हमने पढ़ा था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है सेल्स और टिश्यूज़ के, वेरस क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं है, वो एक पाइप, एक डिफाइंड, एक कन्फाइंड वेजल्स में फ्लो करते हैं, कहीं भी किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं. फिर हमने देखा ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से होता है. तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है वो 3 पार्ट से बना होता है, ब्लड वेजल्स एंड हार्ट. ठीक है, तो फिर हम पढ़ते हैं कि ब्लड जो है वो क्या है. ब्लड एक रेड विस्कस फ्लूइड है जो किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में. उसके साथ साथ ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, कार्पसेल्स एंड प्लेटलेट्स. प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ये जो है 90 to 95% वाटर से बना होता है, 2 to 7% जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बना होता है और 2 to 3%
प्लाज्मा प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ कई सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाता है और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को किडनी तक ले जाता है। फिर बाद में कॉर्पसेल्स पे आते हैं। कॉर्पसेल्स जो हैं वो दो टाइप के हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी में एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आरबीसी का कंटेंट होता है दैट शुड बी अराउंड 45 to 55 लाख पर क्यूबिक mm एरिया। ओके, फिर देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, एंड दे आर आल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो हमारी बॉडी को डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं बाय द प्रोसेस फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इज नथिंग बट एनगल्फमेंट ऑफ बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स। डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल कंटेंट होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में दैट शुड बी अराउंड 6000 to 11,000 पर क्यूबिक mm, एंड इनकी जो लाइफ स्पैन है वो है 13 to 20 डेज। ये 5 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ईजनोफिल्स। जो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं, वेयरएज ये तीनों न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ईजनोफिल्स बॉडी के ब्लड में बैलेंस बनाए रखते हैं सॉल्ट्स का। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, और प्लेटलेट्स जो है वो मेन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं सो दैट ब्लड लॉस जो है वो प्रिवेंट हो सके। ठीक है, इनका जो नॉर्मल कंटेंट होता है ह्यूमन बीइंग में वो है 4.5 to 5.5 लाख पर क्यूबिक mm। नाउ लाइफ स्पैन जो है वो है 7 days to 1 week, एंड प्लेटलेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये ब्लड क्लॉटिंग में किस तरीके से हेल्प करता है, जब भी कोई हमारी बॉडी पे इंजरी होती है तो ये एक थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन रिलीज करते हैं जो फाइब्रिन प्रोटीन को एक्टिवेट करके फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करके फाइब्रिन रिलीज होता है। फाइब्रिन जो है एक नेटवर्क फॉर्म करता है, एक एंटेंगल फॉर्म करता है। जिस तरीके से फिश को पकड़ने के लिए हम जो नेट हम डालते हैं सी में, ओशियन में, उसी तरीके से ये एक नेटवर्क फॉर्म कर लेता है, और उस नेटवर्क में सारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे एंटेंगल हो जाते हैं, और एक क्लॉट फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे और भी सिस्टम्स के बारे में, जैसे कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स के हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में देखेंगे कि ब्लड ग्रुप्स कितने टाइप के हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।